नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक मोशन, हिंदी में गति, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले के दो क्लासेस में हम लोगों ने मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट को समझा, उसके फैक्ट्स और कंसेप्ट को समझा और साथ ही साथ अगली क्लास में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो उस टॉपिक से जुड़े हुए थे उनको देखने की कोशिश किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो सबसे पहले हम लोग यांत्रिकी को समझने की कोशिश करते हैं कि यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग गति यानी मोशन और बल यानी कि फोर्स, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन एंड फोर्स। मैकेनिक्स का वर्गीकरण अगर किया जाए, इसकी शाखाओं के बारे में जानने की कोशिश किया जाए तो इसका पहला शाखा हो जाएगा एस्थेटिकी, एस्थेटिक्स। दूसरी शाखा हो जाएगी गति विज्ञान, काइनेमेटिक्स। और इसकी तीसरी शाखा हो जाएगी गतिकी, डायनेमिक्स। यहाँ ध्यान दें आप, इसमें हम लोग वैसे वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो स्थिर हो, रेस्ट में हो, उनके बारे में स्टडीज करने की कोशिश करते हैं, जैसे पुल पर लगा हुआ बल, इमारत का भार, ये सब चीज़ें। और काइनेमेटिक्स में हम लोग गति का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग वेग, त्वरण, विस्थापन, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। वही हम लोग डायनेमिक्स में गति और उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सामान्य फिजिक्स के अंतर्गत इतना ही जाने कि यांत्रिकी एक फिजिक्स की, भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग गति और बल के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसकी तीन ब्रांचेज होती है, स्टैटिक्स, गति विज्ञान और गतिकी। अब हम लोग गति और विराम को समझने की कोशिश करते हैं कि गति क्या है और विराम क्या है। इसको एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। और किसी भी पिंड का अगर समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम विराम में मानेंगे। जैसे अगर आपके सेलिंग में फैन, पंखा लगा हुआ है तो समय के साथ उसकी जो डैना है वो अपना स्थान परिवर्तित कर रही है। या सड़क पर आप मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं तो हर सेकेंड के बाद आपकी, हर घंटे के बाद, हर मिनट के बाद आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है। या क्रिकेट खेलते समय किसी बैट्समैन ने बॉल को किक किया तो उसका भी स्थान परिवर्तित हो रहा है। या झूला झूलते समय किसी बच्चों को देखिएगा तो उसकी भी स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम गति करते हैं। और वहीं अगर समय के साथ स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग रेस्ट, विराम कहते हैं। जैसे टेबल पर रखा हुआ पुस्तक या सड़क के बाहर कोई मोटरसाइकिल खड़ी है लेकिन हम 1 सेकंड में देखें तो वहीं है, अगले 10 सेकंड में देख रहे हैं तो वहीं है, 1 घंटा में देख रहे हैं तो वहीं है, अगले 2 घंटे में देख रहे हैं तो वही है। तो यानी कि अगर समय के साथ किसी में स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम विराम कहेंगे। इसी प्रकार हम लोग पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति को भी देख सकते हैं कि वो भी गति में है। ऐसा फिजिक्स में माना जाता है कि ब्रह्मांड का हर एक कण गति में है। तो विराम और गति को आप समझ गए कि समय से तुलना करना। अगर समय से अगर किसी का स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको मोशन में मानेंगे, और समय के साथ अगर उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप उसको रेस्ट में मानेंगे। अब हम लोग गति के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। गति के प्रकार, गति के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो रैखिक गति हो सकता है, वक्रीय गति हो सकता है, आवर्त गति, वृत्तीय गति, कंपन गति, लोटनिक या लुढ़काव गति, यादृच्छिक गति, दोलन गति, घूर्णन गति, प्रक्षेपित गति, और एक हम लोग ऊर्ध्वाधर गति भी कह सकते हैं इसको।
और एक और है, इसको गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। तो गति के इतने प्रकार हैं और एक एक करके इन सभी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल्स पर विशेष फोकस करना होगा। यानी कि उदाहरण को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का मुआयना करेंगे तो आपको ये इस बात का पता चलेगा कि ज़्यादातर सवाल एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है। तो पहला हमारा है रैखिक गति। रैखिक गति किसे कहते हैं भाई? तो रैखिक गति का मतलब होता है कि सरल रेखा के अनुदिश कोई भी गति हो तो उसको हम रैखिक गति कहेंगे। तो जैसे जैसे क्या हो सकता है, जैसे बंदूक से निकली हुई कोई गोली है उसकी गति, वहीं आप सीधी सड़क है और उस पर कोई कार चल रहा है उसकी गति। यानी जिसकी भी गति एकदम सीधी रेखा में होगी, सरल रेखा में होगी, तो उसको हम लोग रैखिक गति कहेंगे। अब हम लोग वक्रीय गति को समझने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर, वक्र रेखा के, तो वक्र रेखा ऐसा हो गया, इसके अनुदिश अगर कोई भी चल रहा है तो उसको हम वक्रीय गति कहेंगे। जैसे घुमावदार रास्ते पर कार का चलना। तीसरा हम लोग देखते हैं यहीं पर आवर्त गति। निश्चित समय के अंतराल पर अगर कोई भी वस्तु दोहराने वाली गति है तो उसको हम कहेंगे, जैसे झूले की गति, ये इधर आया फिर कुछ समय के बाद इधर चला जाएगा। या सिलाई मशीन अगर आपने देखा होगा तो सिलाई मशीन की सुई की जो गति है वो भी आवर्त गति में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे और इस टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे उसको आप कर जाएंगे। चौथा है वृत्तीय गति। तो वृत्ताकार पथ के अनुदिश अगर कोई गति हो रही थी उसको वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इसको आप वृत्ताकार। वहीं आप कंपन गति, अगला एग्जाम्पल हमारा, अगला गति का प्रकार है कंपन गति। कौन सा हो जाएगा? जैसे सितार के तार को खींचने पर जो उसकी गति होगी तो उसको हम कंपन गति कहेंगे। आगे देखते हैं, हमारा छठा है लोटनी की या लुढ़काव गति। इसमें क्या होता है कि कोई भी गति होता है तो अपने जगह से कुछ दूरी पर आगे भी बढ़ता है, साथ ही साथ अपने अक्ष के भी चारों तरफ घूमता है। जैसे साइकिल का पहिया है तो साइकिल का पहिया अपने ध्रुव पर भी घूम रहा है और वो आगे में मूवमेंट कर रहा है। उसी तरह ड्रिल की गति की भी देखिए, तो वो अपने ध्रुव पर भी घूम रहा है और अगर दीवार में छेद करते हैं तो वो अंदर की तरफ भी जाता रहता है। तो ऐसे गति को हम लोग लोटनिक या लुढ़काव गति के नाम से जानते हैं। अब हमारा 7वां है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति उसे कहते हैं जो बेतरतीब गति है, ऐसी गति जिसका कोई भी दिशा ही नहीं है। जैसे मक्खी की गति की कोई निश्चित दिशा नहीं है। वैसे ही फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की गति, इसका भी कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो इसको आप यादृच्छिक गति कहेंगे। 8वां है हमारा दोलन गति। वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे जाती है। जैसे पेंडुलम घड़ी में, तो घड़ी के पेंडुलम की गति हो गया। झूले की गति भी इसमें आ सकता है कि एक निश्चित समय के ऊपर जा रहा है फिर पीछे की तरफ आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग घूर्णन गति। ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक स्थिर अक्ष के इर्द गिर्द वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमना, कुम्हार का चाप की गति, लट्टू की गति, सब बचपन में सब कोई लट्टू खेला ही होगा, इसकी जो गति है ये सब घूर्णन गति में आ जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे प्रक्षेपित गति। जब कोई वस्तु की गति परवलयिक पथ के अनुदिश हो तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे अगर किसी गेंद को मारा जाएगा तो इस तरह के पथ को यहाँ पर जाएगा तो जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो नीचे की तरफ वो आना शुरू कर देगा। किसी खिलाड़ी द्वारा फेंके गए गोले की गति हो गया, या पानी के टंकी की दीवार से किसी छिद्र से अगर बाहर कोई पानी निकलता है
तो वहाँ पर अगर जैसे यह पानी का टंकी है, यहाँ पर छिद्र है, तो पानी कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा। तो इस तरह की गति होगी तो इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपित गति कहते हैं। गति के अगले प्रकार में हम लोग ऊर्ध्वाधर गति को देखेंगे। ऊर्ध्वाधर गति ऐसी गति जो पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का बना करके ऊपर की तरफ जाए या 90 डिग्री के साथ नीचे की तरफ आए, तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर गति। जैसे ऊपर से स्वतंत्र पूर्वक छोड़ी गई कोई वस्तु अगर आप छत पे नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो 90 डिग्री पे एकदम आएगी। उसी तरह अगला हम प्रकार देखते हैं गुरुत्वाधीन गति। ऐसी गति जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रभावी भूमिका निभाता है, और इस प्रकार की गति को हम लोग गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग दूरी और विस्थापन को समझने की कोशिश करेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन क्या है। तो तय की गई पथ की लंबाई, तो मान लीजिए कोई एक रास्ता है जो ए से शुरू होता है और बी पर ख़त्म होता है, इस पर कोई व्यक्ति चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की जो उसकी लंबाई होगी उसी को हम लोग दूरी कहेंगे। तो दूरी हमेशा धनात्मक होगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दूरी को हम लोग एस से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या है पिछले वीडियो में हमने समझा चुका है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। एसआई सीजीएस मात्रक भी क्या है इसको भी हमने पहले ही बता चुका है आपको। इसका सेंटीमीटर होता है। ये हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसकी बीमीय सूत्र जो होगी वो m0l1t0 होगा। क्यों होगा इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि दूरी हमेशा धनात्मक होगा। तय की गई जो पथ की लंबाई है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। यहाँ पूछ सकता है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर होगा। दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर होगा। दूरी हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं -50 मीटर चला हूँ, -200 किलोमीटर चला हूँ? ऐसा नहीं कह सकता है। और यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर विस्थापन को समझने की कोशिश करते हैं। विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कह रहा है कि निश्चित दिशा में, तो दिशा आ गया और जहां दिशा आ जाएगी वहां पर वो सदिश राशि हो जाएगा। तो निश्चित दिशा में अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमें दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चला और फिर वो बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चला। अब पूछेगा कि कुल दूरी कितनी है, तो 4 और 3 जोड़ देंगे तो आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन का एक और डिफिनेशन होता है। एक हो गया कि निश्चित दिशा में, और दूसरा हो जाएगा इसका कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहाँ है इसका, ए है। ए से बी गया और बी से सी गया, फाइनल क्या है सी। इसको अगर मिला देंगे तो जो हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं। तो आपको पता ही है इसका 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 16 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कर्ण निकालना होगा, तो लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 16 25 हो जाएगा और 25 का 5 होगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सजाने की कोशिश करें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक साथ, ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर सकें, तो आप लिख सकते हैं विस्थापन का संकेत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है, एसआई यूनिट जो है वो आपका मीटर हो जाएगा। इसका सीजीएस यूनिट जो है वो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और ए से शुरू किया और फिर घूम करके फिर वहीं पे आ गया, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 2πr परिधि निकलेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। तो शुरुआत भी वही किया, खत्म भी वही किया, तो वही हो जाएगा। वही अगर आप यह देखिए कि एक व्यक्ति न
दक्षिण की तरफ गया, फिर वो बाएं मुड़ा तो ऐसे गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालते समय हम ए से बी और बी से सी को जोड़ रहे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए से सी की तरफ जा रहे थे। अगर वही व्यक्ति फिर नॉर्थ की तरफ चल जाए तो क्या होगा, तो डी पहुंच गया। तो अगर आपको दूरी निकालना है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, लेकिन विस्थापन निकालना होगा तो ए से डी का निकालिएगा। फिर वही व्यक्ति ए तक आ गया, तो अगर आपको दूरी निकालना हो तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये आ जाएगा। लेकिन इसका विस्थापन 0 होगा, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर वो वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है और यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, और मान लेते हैं इसका 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो अगर कोई कहता है कि ए से बी गया तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 7 इधर गया, 7 इधर गया, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी निकालने के लिए आप 2 पाई आर, चूँकि यह अर्धवृत्त घूम रहा है तो इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका ये जो है दूरी निकल जाएगा। लेकिन वही वो व्यक्ति कहे कि ए से सी तक गया कोई व्यक्ति, तो ए से सी तक गया तो ए सी का चाप का लंबाई निकाल दीजिएगा तो दूरी हो जाएगा। और कहेगा कि विस्थापन निकालने के लिए, तो यहाँ पर वो हम मान लेते हैं, इसको मिला दीजिएगा ऐसे, यहाँ पर आपको 90 डिग्री 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, रूट से निकाल दीजिएगा, तो ये आपका ए और सी जो होगा वो आपका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग समझ रहे थे। अच्छा, इसकी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी, m0 L1 T0, ठीक है। तो ये इसका विस्थापन और दूरी को एक बेहतर कंसेप्ट में हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चाल और इसके प्रकार। चाल और इसके प्रकार। चाल किसे कहते हैं, तो किसी खास समय में कोई व्यक्ति कितना दूरी तय कर रहा है उसी को हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है उसी को चाल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं 1 घंटा में 1 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटा में 2 किलोमीटर गया, तो यही उसकी चाल हो जाएगी। चाल दूरी चूंकि अदिश राशि है, तो पहले भी मैं बताया था कि थोड़ा सा कनेक्ट करके देखेंगे तो आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो चाल भी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको चाल को समझने की कोशिश करें, कुछ फैक्ट्स को इकट्ठा करें। अच्छा, चाल के संकेत को हम भी से इंडिकेट करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि दूरी को हम लोग मीटर में और समय को हम लोग सेकंड में, तो इसी को मीटर सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। इसका सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये हमेशा जब भी होगा तब पॉजिटिव में होगा। क्या कोई कह सकता है कि मैं -30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा हूँ, नहीं कह सकता है। अगर इसकी बीमीय सूत्र निकालेंगे तो MLT, मास तो इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा, और लेंथ है इसमें। दूरी को हम लोग हमेशा फिजिक्स की दुनिया में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सबको लंबाई माना जाता है, तो 1 हो जाएगा, और T जो है -1 हो जाएगा। ये इसकी बीमीय सूत्र हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको यह पता चल गया कि चाल का संकेत क्या है। यह एक अदिश राशि है और इसका SI यूनिट जो है वो मीटर प्रति सेकंड है, और इसका CGS जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यह हमेशा जब भी होगा तब पॉजिटिव होगा। और इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इन सभी पॉइंट से विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, इन सभी पर आपको एक विशेष ध्यान देना है। और चाल समझ में आ गया। चाल का मतलब कितना समय में कोई व्यक्ति कितना दूरी तय कर रहा है, इसी का अनुपात को हम लोग चाल कहते हैं। अब हम लोग चाल के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी है, तो एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हो गया समरूप चाल, इसी को एक समान चाल भी कहा जाता है। दूसरा हो गया आपका असमान चाल, असमरूप चाल। तीसरा हो गया आपका तात्क्षणिक, और चौथा हो गया आपका औसत चाल। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ, एक समान चाल का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 10 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है तो अगले एक 10 सेकंड में भी उसको 40 मीटर की दूरी तय कर रहा हो। ये नहीं कि अगले 10 सेकंड में वो 30 मीटर की दूरी तय कर रहा हो, यानी कि समान तय कर रहा है, तो इसको हम लोग एक समान चाल या समरूप चाल कहेंगे। वहीं अगर समान समय में असमान दूरी या असमान समय में समान दूरी तय करता, जैसे समझने की कोशिश करें कि अगर वो 10 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है,
अगले 10 सेकंड में वो 30 मीटर चला गया। तो यहाँ देखिए समय तो समान है लेकिन उसकी दूरी समान नहीं है। वहीं अगर मान लेते हैं ये कि वो 50 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय किया, लेकिन अगले 50 मीटर की दूरी वो 15 सेकंड में तय किया, तो यहाँ पे देखिए दूरी तो समान है लेकिन समय समान नहीं है। तो ऐसे चाल को हम लोग असमरूप चाल या असमान चाल कहेंगे। ताक्षणिक चाल का मतलब क्या हो गया? किसी खास समय और किसी खास जगह पर किसी भी वस्तु की जो चाल होगी उसी को हम ताक्षणिक चाल कहेंगे। जैसे 10:40 पर सूरज की स्कूटी की चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम लोग ताक्षणिक का चाल कहेंगे। अब आगे हम लोग औसत चाल को समझने की कोशिश करें। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वो 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और पुनः 36 मीटर की दूरी वो 4 सेकंड में तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा? तो ये पूरी दूरी है, ये पूरी समय है, सबको जोड़ दीजिए। 36 को 36 में जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा और 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो आपका निकल के आएगा 7.2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वो हर सेकंड में, हर प्रति सेकंड वो 7.2 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो औसत चाल को ऐसे ही समझा जाता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछ लेता है। अब हम लोग वेग और उसके प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। वेग एवं इसके प्रकार, उसके प्रकार। वेग क्या है? दिशायुक्त चाल को, दिशा युक्त चाल को हम लोग वेग कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा हूँ तो ये चाल हो गया। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपको बता रहा है कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा हूँ, जब वो दिशा का इंडिकेट कर देगा तो उसको हम लोग वेग कहेंगे। तो वेग क्या हो गया? वेग एक सदिश राशि हो गया। इसका संकेत v है, u है, और सदिश राशि को हमेशा दिखाने के लिए मोटा अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसके ऊपर एरो का चिन्ह दे दिया जाता है। यह एक सदिश राशि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो हमने बताया था कि जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही बना देगा। तो ये सदिश राशि हो गया। इसका SI यूनिट जो है वो होगा मीटर प्रति सेकेंड, और इसका CGS जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। और इसका अन्य मात्रक भी है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट। तो आपने यहाँ पे क्या जाना कि दिशा युक्त जो भी चाल होगा उसको हम लोग वेग, वेलोसिटी कहेंगे। अब इसके प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह चाल के 4 प्रकार थे उसी तरह इसके भी 4 प्रकार हैं। समरूप वेग, असमरूप वेग, ताक्षणिक वेग और औसत वेग। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 10 सेकेंड में 50 मीटर, अगर ऐसे बोलेगा तो वो हो जाएगा समरूप चाल। अगर दिशा लगा देगा तो समरूप वेग हो जाएगा। जैसे बोले कि मैं नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, फिर अगले 10 सेकंड में फिर वो 50 मीटर और नॉर्थ दिशा में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वेग हो जाएगा। असमान वेग में क्या हो जाएगा कि 10 सेकंड में वो 50 मीटर उत्तर की तरफ गया, लेकिन अगले 10 सेकंड में वो 40 मीटर उत्तर की तरफ गया। तो देखिए समय समान है लेकिन दूरी असमान है। इसी तरह दूरी भी समान हो जाएगा और समय असमान हो जाएगा और डायरेक्शन इसमें आ जाएगा, तो ये असमरूप वेग हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा। और ताक्षणिक वेग का मतलब किसी खास समय, किसी खास स्थान पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का जो वेग है वही ताक्षणिक वेग हो जाएगा। जैसे 10:30 25 सेकेंड पर किसी गाड़ी की जो वेग है, अगर मान लेते हैं वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है साउथ की तरफ, तो उसका ताक्षणिक हो जाएगा। यहाँ औसत वेग औसत चाल से थोड़ा सा अलग होता है और इसका सूत्र भी अलग होता है, उसको समझिए। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u + v/2। u + v,
यू को यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और भी को अंतिम वेग, और 2 से भाग देते हैं, जो मान निकलता है हमारा उसी को हम लोग औसत वेग कहते हैं। इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट होता है। यहाँ पर हम लोग कोणीय वेग को समझने की कोशिश करते हैं। कोणीय वेग मतलब होता है कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर गतिशील किसी वस्तु द्वारा इकाई सेकंड में जितना एंगल बनाया जाएगा, जितना कोण बनाया जाएगा सेंटर पे, इकाई समय में जितना भी एंगल बनाया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। और इसको ओमेगा से सूचित किया जाता है। ओमेगा का संकेतक डब्ल्यू ऐसा थोड़ा होता है। ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टाइम, और थीटा यहाँ पर रेडियन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बताया था 2 सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक समतल कोण, एक समकोण, और इसको समय सेकंड से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर कोणीय वेग का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी में आगे है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सापेक्षिक या सापेक्षिक वेग, 2 गतिमान वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग को सापेक्षिक या आपेक्षिक, इंग्लिश में रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। जब दिशा दोनों का एक ही हो तो माइनस लगेगा, अगर दिशा दोनों का विपरीत हो तो यहाँ पर हम लोग उसको जोड़ते हैं। इसका प्रयोग आप लोग रेलगाड़ी वाले चैप्टर्स मैथमेटिक्स में करते हैं कि जब एक ही दिशा में होगा तो घटेगा और विपरीत दिशा में होगा तो दोनों रेलगाड़ियों को आप जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है त्वरण। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण किस पर डिपेंड करता है? वेग। और वेग किस पर डिपेंड करता है? विस्थापन पर। तो यह सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? त्वरण भी एक सदिश राशि हो जाएगा। तो यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मीटर प्रति आवर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट स्क्वायर हो जाएगा, इसका सीजीएस जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला A=v-u/t, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय के साथ भाग दिया जाता है तो, और इसका संकेतक हो जाएगा A। त्वरण का मतलब कुछ नहीं, आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके एक्सेलेरेटर को जितना आप ऐंठते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंदन भी कुछ कभी कभी पूछ लेता है। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स है उसको समझिए। यदि किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो तो उसका त्वरण धनात्मक होगा, और यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। ऊपर से नीचे आती हुई वस्तु का त्वरण जो होगा वो निगेटिव में होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। इसी अध्याय में एक और टॉपिक ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। 2 राशियों के बीच संबंध दर्शाने वाली रेखा को हम लोग ग्राफ कहते हैं। इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसमें हम लोग समय को सूचित करते हैं, और एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा होता है जहाँ पर अन्य भौतिक राशियाँ जैसे कि दूरी, चाल, वेग, त्वरण, इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसको हम लोग एक्स लाइन भी बोलते हैं, इसको हम वाई रेखा भी बोलते हैं। दोनों जहाँ पर कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और इसका निर्देशांक 0 0। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का भी ये पार्ट हो जाता है। अब आगे हम लोग इसमें दूरी समय ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई वस्तु अगर एक समान चाल से जा रही हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, रुकी हुई है तो कैसा समान बनेगा, असमान गति होगी तो कैसा बनेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दिए गए ग्राफ को अगर आप अच्छे से समझे तो देखिए, यहाँ पर हम लोग समय को क्षैतिज पर और दूरी को ऊर्ध्वाधर पर इंडिकेट किए हैं। तो अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है, अगले दूसरे के सेकंड में भी 5 मीटर पर है, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर पर है, तो ऐसे ग्राफ से हमें ये पता चला कि वो वस्तु स्थिर अवस्था में है। वहीं अगर इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि वो 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 3, तो इसको हम बोलेंगे कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो इसको हम एक समान गति ग्राफ कहेंगे दूरी समय ग्राफ में। और इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसका मतलब है कि समय समान है, दूरी असमान होगी, या फिर दूरी समान है तो समय असमान होगी, तो इसको हम बोलेंगे असमान गति। और यहाँ पर देखिए
कोई पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ किस चीज़ का मान देता है, तो चाल का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है। चाल का कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ ए बी जो है वो ढाल है, ये ढाल को इंडिकेट कर रहा है। ए और सी ऊपर की तरफ हम लोग दूरी लिए हैं तो दूरी को हमने ऊपर रख दिया, और बी और सी समय को लिया है तो नीचे रख दिया। तो दूरी और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल ही तो कहते हैं। तो दूरी समय ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, चाल पता चलता है। आगे हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्राफ जो है वो है चाल समय ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो चाल और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है उसको हम लोग चाल समय ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ से पता चल रहा है कि एक समान चाल है। वहीं यहाँ पर पता चल रहा है इस तरह के ग्राफ से कि चाल एक समान दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर उसका विपरीत दिखाई देगा कि एक समान वस्तु की चाल जो है वो घट रही है, और यहाँ पर पहले बढ़ रहा है, फिर एक समान है, और फिर घट रही है। तो ये चारों ग्राफ से आप चाल समय ग्राफ को समझ गए। और पहले भी बताया मैंने कि समय को जो है हम लोग क्षैतिज पर लेते हैं, और अन्य भौतिक राशियाँ जो है, ऐसी राशियाँ जिसको माप और तौल सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा पर लेते हैं। तो चाल का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो सब जगह मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इन ग्राफ को देखकर भी आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पूछता है कि चाल समय ग्राफ से किसका मान निकाला जाता है, तो दूरी का मान निकाला जाता है। दूरी समय ग्राफ से चाल का, और चाल समय ग्राफ से दूरी का मान निकाला जाता है। और एक और हमारा ग्राफ है वेग समय ग्राफ, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 4 ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखा पर वेग को लिया गया है और क्षैतिज पर समय को। यहाँ पर अगर इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देता है तो यह है कि वस्तु नियत वेग से चल रही है। यहाँ पर वस्तु विरामावस्था में है और एक समान गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका अर्थ हो जाएगा कि उसका वेग घट रहा है, और इसका अर्थ हो जाएगा कि जब वस्तु असमान वेग से चलती है। और वेग समय ग्राफ से त्वरण का मान प्राप्त होता है हमें। तो त्वरण का मान वेग समय ग्राफ से, चाल समय ग्राफ से दूरी का, और दूरी समय से चाल का। अगर इन पॉइंट को याद रखते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि सामान्य विज्ञान जो आपके सिलेबस में है ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मेंस में इससे किसी भी तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको सामान्य विज्ञान पढ़ते समय ज़्यादातर एग्जाम्पल्स को और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को उतना ही को ध्यान में रखना है। किसी भी चीज़ की परिभाषा को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लिखना ही नहीं है इसके बारे में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ सॉल्व करना है और मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाना है। ये हमारे क्लास का आज का लास्ट टॉपिक है, गति समीकरण। इसको हम लोग प्रथम गति का नियम, इसको द्वितीय और इसको तृतीय कहते हैं। यहाँ पर V जो है वो आपका अंतिम वेग हो जाएगा, U जो है आपका प्रारंभिक वेग, A त्वरण और T समय हो जाएगा। S यहाँ पर दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। V यहाँ पर फिर हम आपको बता रहे हैं अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, A त्वरण और S दूरी। इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। इस समीकरण से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते। हाँ, ये रेलवे या वनडे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन PCS और में इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस क्या इस लेक्चर से हम सॉल्व कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसको और सुधारने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।